ओके, चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जी, रिकॉर्डिंग का सबको काम होता है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पे है। हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। आपको जैसे मैंने पहले भी कहा था कि रिक्वायरमेंट के बाद हम डिज़ाइन फेज पे जाते हैं। तो डिज़ाइन फेज पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। ठीक है। एक हमारे पास आर्किटेक्चर, ठीक है, और एक हमारे पास डिज़ाइन। ठीक है। डिज़ाइन हम लोग डिटेल से कर चुके हैं इन एसडीए कोर्स। ठीक है। और डिज़ाइन जो था हमारा उसे हम लो लेवल भी कहते हैं, लो लेवल डिज़ाइन। और जो आर्किटेक्चर है उसे हम हाई लेवल डिज़ाइन भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि आर्किटेक्चर जो है वो हमारा हाई लेवल डिज़ाइन होता है। और जो एक्चुअली जिसके लिए डिज़ाइन, वैसे तो दोनों के लिए आप इंटरचेंजेबली हम डिज़ाइन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आर्किटेक्चर भी बेसिकली एक डिज़ाइन ही है, ठीक है, लेकिन वो हाई लेवल डिज़ाइन है। और जो डिज़ाइन हमने एसडीए में किया था वो लो लेवल डिज़ाइन था। लो लेवल डिज़ाइन में हम वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कोड के ज़्यादा क्लोज होती है। तो आप देखो वहाँ पे हम क्लासेस यूज बनाते थे, क्लासेस डायग्राम वगैरह, और क्लासेस के दरमियान कैसी क्या एसोसिएशन है, कहाँ पे कंपोजिशन है, इनहेरिटेंस, फिर पैटर्न्स। तो वो सारी चीज़ें देख के हमारा जो वो था वो अल्टीमेट गोल क्या था, टुवर्ड्स कोड की, कोड हमारा इस डिज़ाइन की बेस पे होगा। अभी हम जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो हम आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अगर बता दो कि व्हाट इज़ आर्किटेक्चर, सिंपल आसान वर्ड्स में। ठीक है। कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन को, तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं ही बताऊंगा। जी, एनीवन। जी, आर्किटेक्चर वो तो बता दिए। अच्छा देखिए, डेफिनेशन पे बात पे आते हैं। ठीक है। हाई लेवल डिज़ाइन से मतलब ये है कि आप अपने सिस्टम को, जो हमारी अप्रोच होती है वो मॉड्यूलर अप्रोच होती है। ठीक है। तो हम हमारे सिस्टम को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। लेट्स से मेजर मेजर जो कंपोनेंट्स हैं ना हमारे सिस्टम के, उस पे हम अपने सिस्टम को डिवाइड कर रहे हैं। कंपोनेंट वन, कंपोनेंट टू, ठीक है, कंपोनेंट थ्री एंड कंपोनेंट फोर। ठीक है। हम एसडीए की कोर्स में हमने क्या किया था, वो हमने ये किया था कि हम एज्यूम कर रहे थे कि वी हैव दिस कंपोनेंट, लेट्स से कंपोनेंट वन, और हमारा फोकस क्या था कि वर्ड्स इनसाइड इन दिस कंपोनेंट, की इस कंपोनेंट के अंदर क्या होगा। तो फिर हमने कहा था कि इन इस कंपोनेंट के अंदर वी हैव क्लासेस, और उसके डिजाइन पे हमने बात की थी। ठीक है। तो एसडीए का कोर्स हमारा ऐसा था कि हम एज्यूम कर रहे थे कि वी हैव वन कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के अंदर हमारे पास ये क्लासेस है, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, उसका डिजाइन कैसे होगा, वो हमने डिस्कस किया। अब हम आर्किटेक्चर में वी आर अज्यूमिंग कि वी हैव डिफरेंट मेजर कंपोनेंट्स, और अब इन कंपोनेंट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, क्या इनका आपस में इंटरेक्शन होगा। ठीक है। तो अब हम वो क्लास वाली और ऑब्जेक्ट्स वाली उन बातों से निकल आए हैं। ठीक है। आप लोग ये वन टू थ्री फोर कंपोनेंट जो है इंडिविजुअली डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। लेकिन एक सिस्टम के अंदर, एक लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं, उनका आपस में क्या इंटरेक्शन होगा, अभी हम उसकी तरफ उसमें हम अभी बात करेंगे। ठीक है। तो आर्किटेक्चर की डेफिनेशन भी बेसिकली यही है कि आर्किटेक्चर में बेसिकली हम क्या देखते हैं, हम स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मेजर कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है। तो आर्किटेक्चर की डेफिनेशन सिंपल है कि हम उसमें जो भी हमारा सिस्टम है हम उसको डिकम्पोज करते हैं इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स, और हमारा जो फोकस होता है उन कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन के ऊपर। ठीक है। हाई लेवल इसलिए कहते हैं कि हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाते कि इस एक कंपोनेंट के अंदर कितनी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी, क्या होंगी, वो फिर डिजाइन फेज का काम है। बात समझ आ गई। तो आर्किटेक्चर क्या है, आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट कि we have major components and we are interested in the interaction in the relationship between these components। और जो दूसरा आर्किटेक्चर का जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कह लो, एस्पेक्ट कह लो, या जो हमारा आर्किटेक्चर के लिए कि मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए,
वो ये होना चाहिए क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ये नहीं भूलना, ठीक है। ये पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फेज से ये जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं या जिसे हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं, इसको हमने नहीं भूलना। और अब हम अभी पहले तो हम अभी जो हमारे कुछ वीक्स लगेंगे, एक दो वीक्स, जिसपे हम डिफरेंट जैसे डिजाइन पैटर्न्स पढ़े थे ना, ऐसे हम डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल्स पढ़ेंगे। आर्किटेक्चर हम किन किन स्टाइल्स की बेस पे डिजाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं। वो स्टाइल्स जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि अब आर्किटेक्चर में क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को इनकॉर्पोरेट करने का क्या तरीका है। मींस परफॉर्मेंस के लिए हमें हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या क्या आर्किटेक्चर के बाद क्या क्या करना है, क्या किन किन चीज़ों को सोचना है। स्केलेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, स्केलेबल आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने के लिए हमारी आर्किटेक्चरल अप्रोच क्या होगी, सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे, ठीक है, रिलायबिलिटी के लिए हमें क्या करना है, कैसे सिस्टम को रिलायबल बनाना। तो ये सारी चीज़ें ना आर्किटेक्चर फेज पे होती है, ठीक है। कुछ और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं जो हम डिज़ाइन फेज से फिर देखते हैं, वो कोड के पर्सपेक्टिव से कि कोड मेंटेनेबल हो, ठीक है, कम्प्लेक्सिटी उस पर कम हो, ठीक है। तो वो हमने एसडीए के कोर्स में कवर कर लिया, ठीक है। और आज फिर हम आर्किटेक्चर को समझ के, इसके डिफरेंट व्यूज होते हैं, उसको समझ के फिर हम एक आर्किटेक्चर देखेंगे भी। उबर का आर्किटेक्चर मैंने इंक्लूड किया जस्ट टू गिव यू फील के आर्किटेक्चर कैसे होता है, ठीक है। और वो एक जनरल सा आर्किटेक्चर होगा, आर्किटेक्चर में उससे ज़्यादा डिटेल्स भी होती है जो मैं आपको फिर बताऊंगा। अच्छा, ये जो है कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ एन आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन, अब इसका क्या मतलब है, ठीक है। आईएसओ IEEE एक स्टैंडर्ड का नाम है, ठीक है। आईएसओ इन्होंने हमें एक मॉडल दिया कि आपने आर्किटेक्चर को कैसे डिस्क्राइब करना है, ठीक है। डिस्क्राइब करने का मतलब क्या है, डिस्क्राइब करने का मतलब ये है कि अब आर्किटेक्चर जो है उसको कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है, कैसे उसको डिस्क्राइब करना है, उसके डिफरेंट व्यूज को कैसे कैप्चर करना है, ठीक है, ताकि आर्किटेक्चर सबको समझ आए। मतलब आर्किटेक्चर सिर्फ यही नहीं है ना कि जैसे अभी मैंने तो आपके लिए बहुत सिंपल कर दिया ना, ये मैंने कहा कि लेट्स से कंपोनेंट 1 2 3 4 एंड देयर इंटरेक्शन, बस बात खत्म हो गई। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। इससे ज्यादा और चीजें हैं जो हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो पढ़ने के हिसाब से तो हमने पहले लेट्स से डिजाइन पढ़ा, कोई फर्क नहीं, लेकिन काम करने के जो फ्लो है तो वो फिर रिक्वायरमेंट के बाद आप जाओगे तो फिर आर्किटेक्चर पे जाओगे, ठीक है। वंस आर्किटेक्चर इज फाइनल, तो उसके बाद फिर आर्किटेक्चर के एक एक कंपोनेंट को उठाओगे, फिर उसका डिजाइन। तो फिर टीम होती है, जरूरी नहीं कि एक ही बंदा सब करता है, कुछ कंपोनेंट्स एक बंदा डिजाइन कर रहा है, कुछ कंपोनेंट दूसरा बंदा डिजाइन कर रहा है, लेकिन सबको आर्किटेक्चर का पता होगा और उसी के कंस्ट्रेंट्स के अंदर रह के ये सारा काम करेंगे। अच्छा, आते हैं जी इस मॉडल को देखते हैं। इन्होंने हमें कुछ एक मॉडल दिया कि भाई इस तरह से आपने आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो इनके मॉडल से फायदा क्या होगा कि आप आर्किटेक्चर में हर स्टेक होल्डर का कंसर्न आप उसमें पूरा करोगे। कैसे? अच्छा देखिए, इस मॉडल में एक दो तीन चीजें और भी थी, लेकिन वो अभी इस लेवल पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी और समझने के लिए तो मैंने उसको थोड़ा सा स्किप किया। लेकिन जो मेन चीजें हैं जो सब में कॉमन है, तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे देखिए तो हमारे पास है सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट से मतलब ये है कि वो सिस्टम जो हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका आर्किटेक्चर हमने बनाना है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे कहता है कि दैट सिस्टम मस्ट हैव स्टैक होल्डर्स। उस सिस्टम की सिस्टम में मैनी, वन टू मैनी, ठीक है, बहुत से क्या होंगे, स्टैक होल्डर्स होंगे। अच्छा, उस सिस्टम का कोई ना कोई क्या होगा, आर्किटेक्चर होगा, ठीक है। एक सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है, उसका हमने आर्किटेक्चर बनाना है, लेकिन सिस्टम के कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी माइंड में रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब हमने आर्किटेक्चर को, यहाँ पे अगर आप देखो तो अब यहाँ पे लिखे आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब करना है, आर्किटेक्चर की डिस्क्रिप्शन, और उसकी डिस्क्रिप्शन को कंपोज किया है किन किन चीजों के साथ, जरा इसको देखें, ठीक है। ये साइन याद है ना, ठीक है। वही, ये क्लास डायग्राम की तरह इसको फिर वो कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली क्लास डायग्राम का मकसद ये नहीं कि कोड करना, जस्ट बताने के लिए, ठीक है। अच्छा, आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन को उन्होंने एक को लिंक किया है आर्किटेक्चर व्यू पॉइंट के साथ, दूसरे को लिंक किया है आर्किटेक्चर
व्यू के साथ, और टीचर को जिसके साथ लिंक किया था वो मैंने स्किप कर दिया, ठीक है, वो जरूरी नहीं, ये चीज आपके लिए जरूरी है। अच्छा, दो चीजें होगी आर्किटेक्चर की डिस्क्राइब करने में आपको अभी तक, ठीक है, अभी वो बताया नहीं कि क्या है, लेकिन इस डायग्राम को देख के दो चीजें नजर आ रही है। आर्किटेक्चर हैज व्यूज एंड व्यू हैज व्यू पॉइंट्स। एक आर्किटेक्चर में डिफरेंट व्यूज होंगे, अभी समझाता हूँ, और व्यू को फिर हम डिफरेंट व्यू, एक व्यू के अंदर फिर बहुत से क्या होंगे, व्यू पॉइंट्स हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिंपल स्टेक होल्डर हैज कंसर्न्स, ठीक है, तो डेफिनेटली डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के डिफरेंट क्या होंगे, कंसर्न्स होंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने जब आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब करना है, तो आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए हमारा फोकस ये होगा कि हमने स्टेक होल्डर की कंसर्न्स को भी देखना है, ठीक है, कि इस स्टेक होल्डर की क्या कंसर्न है, उसको हमारे आर्किटेक्चर से क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, मतलब सॉरी, हमें क्या आर्किटेक्चर से इन्फॉर्मेशन उसकी कंसर्न को पूरा करने के लिए देनी चाहिए। लेट्स से एक वो है, डेटाबेस है, डेटाबेस डेवलपर है, ठीक है, वो भी हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम का क्या है, पार्ट है। उसका काम क्या होगा, उसने क्या करना होगा, उसने डेटाबेस डिजाइन करना होगा, ठीक है। तो अब हम उसे आर्किटेक्चर जब हम डिजाइन करेंगे तो डेफिनेटली हमारे आर्किटेक्चर में एक डेटाबेस एक कंपोनेंट होगा, तो आर्किटेक्चर को देख के समझ के वो देखेगा कि भाई मैंने इस आर्किटेक्चर के हिसाब से डेटाबेस डिजाइन करना है, कैसे करना है। अच्छा, हमने जो आर्किटेक्चर डिजाइन किया तो उस आर्किटेक्चर में नेटवर्क वाले के लिए भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उस पूरे सिस्टम का नेटवर्क कैसे डिजाइन करेगा, ठीक है। जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होते हैं, जिन्होंने लेट्स से हम कहते हैं कि सिस्टम स्पेसिफिकेशन को देख के इसको डिप्लॉय करना है क्लाउड पे कहीं भी, उनके लिए भी एक क्या होना चाहिए, व्यू होना चाहिए, उनकी कंसर्न को भी हमें पूरा करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आर्किटेक्चर में हम डिफरेंट व्यूज बनाएंगे, ठीक है, और हर व्यू को फिर डिफरेंट व्यू पॉइंट से देखा जाता है। और जो व्यूज बनाते हैं ना, व्यूज, ठीक है, व्यूज का मतलब तो पता है ना, जैसे डेटाबेस में व्यूज होते हैं वो पढ़ा, ठीक है, वो क्या होता है व्यूज, हाँ, ठीक है, डिफरेंट यूजर्स की डिफरेंट क्या होते हैं, राइट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट यूजर्स की डिफरेंट कुछ नीड्स होती हैं, उसके हिसाब से उनको व्यू दिया जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी आर्किटेक्चर पे भी हमारे पास डिफरेंट व्यूज हैं, हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स को यहाँ पे हमने देखना है और उसके हिसाब से आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप व्यूज बनाओगे, आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब करोगे, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेट से आप अपने आर्किटेक्चर में ला रहे हो, और लोग उसको, जो स्टेक होल्डर्स है, उसको आसानी से समझेंगे। तो इस मॉडल में कोई मसला है? अभी व्यूज और व्यूज पॉइंट पे डिटेल से भी बात करनी है, उसको समझना है कि व्यूज कैसे डिस्क्राइब करेंगे और कौन कौन से व्यूज होते हैं और एक्सेट्रा, ठीक है, सही है। चलो आगे चलते हैं फिर, इंट्रोडक्शन टू व्यूज, ठीक है। इफ यू लुक एट द डिक्शनरी मीनिंग्स, तो वो है मैनर ऑफ लुकिंग एट समथिंग, लिटरल मीनिंग है किसी चीज को किसी अंदाज में देखना, ये व्यू की सिंपल आपके पास डेफिनेशन है। अच्छा, कहता है वाई मल्टीपल व्यू, ठीक है, एक व्यू होना चाहिए या ज्यादा व्यू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम, हमारा फोकस डेफिनेटली मल्टीपल व्यूज पर है, तो वहाँ पे कहता है कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छा वर्ड है, ठीक है। जब भी किसी चीज के भी मल्टी डायमेंशनल व्यू होंगे, तो हमारे पास क्या होगा, हम हम ये कर रहे हैं कि हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, आर्किटेक्चर को लेके जो हमारे यूजर्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स है वो एक व्यू में कवर नहीं होता, ठीक है। एक व्यू में हम नेटवर्क के लिए नेटवर्क इंजीनियरिंग के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, दूसरे व्यू के लिए हम इस सिस्टम का प्रोसेस कैसा है उसके लिए हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तीसरा व्यू होगा उसमें हम किसी और चीज पे हमारा किसी और चीज को हम टारगेट कर रहे होंगे, लेट्स से डेटाबेस व्यू, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट व्यूज हमारे पास है, अभी हम बारी बारी उन व्यूज को देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पहले सॉफ्टवेयर की एग्जांपल अभी पहले नहीं दी, उसको अभी देखते हैं। उससे पहले ये एग्जांपल दी है कि जैसे कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो इस अगर आप एक बिल्डिंग को देखो, तो आपने जब उसका आर्किटेक्चर डिजाइन करना है, तो आपका ये कंसर्न होना चाहिए कि इस आर्किटेक्चर को डिजाइन करने के बाद जब इसको डेवलप किया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा, तो डिफरेंट लोग इस पे काम करेंगे। तो अब हमारे आर्किटेक्चर को, जो एक बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिशियन है ना,
वो उसका अपना एक पर्सपेक्टिव होगा, वो अपनी एक नज़र से उसको देखेगा कि मैं इस बिल्डिंग के अंदर ये इलेक्ट्रिक वायर्स कैसे गुजार सकता हूँ, कैसे मैं इसमें काम कर सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली इसको क्या हुआ है, अच्छा जी, तो व्यूज पे हम बात कर रहे थे। तो व्यूज पे मैंने आपको जो अभी एग्जांपल दे रहा था वो ये कह रहा था कि लेट्स से वी हैव टू डिजाइन अ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का जब आर्किटेक्चर डिजाइन किया तो हमें उसके डिफरेंट व्यूज बताना इसलिए जरूरी है कि एक आर्किटेक्चर सारे व्यूज को कवर शायद बल्कि कि नहीं कर पाएगा सारे व्यूज को। अब जो इलेक्ट्रीशियन है उसका अपना एक कंसर्न होगा कि मैंने इस आर्किटेक्चर में मैंने उसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैं कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम यहाँ पे मैनेज करूंगा। सिमिलरली जो और वो है लेट्स से जो सेक्रेटरी वगैरह का काम करते हैं उसका अपना कंसर्न होगा आर्किटेक्चर को लेके, वो आर्किटेक्चर में उसको उसको आर्किटेक्चर को देख के ये चाहिए कि मैं इसमें अपना काम कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर में आप देखो तो सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मैं सिंपल उस सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा, एक सिंपल डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है, सिंपल लेट्स से कहते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, क्या है, बैक एंड पे डेटाबेस होगा, फ्रंट एंड पे इंटरफेस होगा, बस जस्ट क्यूरीज चलानी है, डेटाबेस से डेटा फैच करना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, उस सिस्टम के लिए तो वो तो एक बंदा भी बनाए तो ठीक है, मैं एक लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बात कर रहा हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली उसी को टारगेट कर रही है। तो एक लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम में देखो तो आपके पास बहुत से बंदे होते हैं। ठीक है, डेटाबेस के लिए अलग बंदा हायर किया होगा, ठीक है, नेटवर्क के लिए अलग बंदा हायर किया होगा, बिजनेस एनालिटिक्स के लिए अलग से हमारे पास बंदा होगा। ठीक है, अब आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब करने में हमने ये डिफरेंट व्यूज बताने होंगे। ठीक है, और वो व्यूज क्यों बताने हैं, वो व्यूज इसलिए बताने हैं कि हर एक व्यू से जो कंसर्न यूजर है उसको उसके मर्जी के मुताबिक की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये व्यू क्या होता है। ठीक है, अच्छा, आर्किटेक्चर सॉरी IEEE की जो डेफिनेशन है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कि वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं टिपिकली सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शंस आर कॉमनली ऑर्गेनाइज्ड इनटू व्यूज, कि जब आपको व्हेन यू हैव टू डिस्क्राइब योर आर्किटेक्चर तो आप उसके डिफरेंट व्यूज बताओ। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल डायग्राम सब सारी चीजें कैप्चर नहीं कर सकती। फिर यहाँ पे देखिए कहता है ईच व्यू एड्रेसेस अ सेट ऑफ या सिस्टम कंसर्न्स, हर व्यू सिस्टम के कुछ कंसर्न्स को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अब आगे व्यू पे तो हमने बात कर ली, फॉलोइंग द कन्वेंशंस ऑफ इट्स व्यू पॉइंट। ठीक है, अब एक नई चीज सामने आ गई। पहले तो व्यू देखा ना कि हमने कहा था कि हम आर्किटेक्चर को डिफरेंट उसके डिफरेंट व्यूज बनाएंगे, हर व्यू कुछ इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा, एक व्यू में नेटवर्क डिजाइन हो जाएगा, एक में डेटाबेस, एक में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया दूसरा वर्ड दैट इज व्यू पॉइंट। अब ये व्यू पॉइंट क्या चीज है। ठीक है, तो व्यू पॉइंट अपोजिशन और डायरेक्शन, ये भी एक जनरल सा वर्ड है, अपोजिशन और डायरेक्शन फ्रॉम विच समथिंग इज ऑब्जर्व्ड और कंसीडर्ड। ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजन है, कैसे अब इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस एग्जांपल को देखो। ठीक है, ये आपके पास आपका एक सॉफ्टवेयर का मॉडल है। ठीक है, ये उसका एक लेट से व्यू है। ठीक है, अच्छा इसको देखने से पहले पहले ये देख लेते हैं, एक बात समझ लेते हैं फिर इसको समझ लेते हैं। आर्किटेक्चर के अंदर आपके पास डिफरेंट क्या होंगे, व्यूज होंगे, मैनी व्यूज होंगे। फिर एक व्यू को हम डिफरेंट व्यू पॉइंट से देखते हैं। तो ये जो व्यू पॉइंट्स है ना, ये बेसिकली ये है, ये इस तरह से कह लो कि किसी भी व्यू को क्रिटिकल वे में एनालाइज करना, इसे हम व्यू पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं वापस इस डायग्राम की तरफ। ठीक है, इस पिक्चर में क्या कह रहा है, इस पिक्चर में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके सॉफ्टवेयर का एक व्यू है। ठीक है, इस पोजीशन पे जब आप खड़े हो, ठीक है,
तो आपको यहाँ पे कुछ और दिखेगा। ठीक है, लेट्स से एक बिल्डिंग है, मैं एक एंगल से देखता हूँ तो मुझे उसमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, मैं जिस पोजीशन पे खड़ा हूँ मुझे उसमें कुछ चीजें नजर आ रही है, किसी एक पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। लेकिन अगर कोई उसको उस साइड से देखे तो उसे कुछ और नजर आएगा। बात समझ आ रही है? ये एक जनरल पर्सपेक्टिव में बना रहा हूँ। अब सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जो एक व्यू है, तो अब हमने ये करना है कि उसको क्रिटिकल वे में देखने का मकसद ये है कि उसको हम डिफरेंट व्यू पॉइंट से देखें। ठीक है, अब आते हैं सॉफ्टवेयर में एक्चुअल एग्जांपल की तरफ। ठीक है, अच्छा, लेट्स से हमारे पास यही यही सॉफ्टवेयर मॉडल है। ठीक है, किसी ने सॉफ्टवेयर का एक व्यू दिया। ठीक है, लेट्स से ये व्यू था, डेटाबेस का व्यू था। ठीक है, जिसमें डेटाबेस का जो भी डिजाइन है ना उसके लिए इंफॉर्मेशन दी गई। ठीक है, अब व्यू पॉइंट्स क्या होंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, डेटाबेस का एक व्यू हमने प्रेजेंट किया, आर्किटेक्चर में डिफरेंट व्यूज थे, एक व्यू को उठाया हमने डेटाबेस का। ठीक है, अब इसको हमने मैनेजर कहा कि क्रिटिकल वे में देखना है। ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है। तो अब डेटाबेस को लेट्स से एक व्यू पॉइंट ये है कि हम इसको इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि डेटाबेस की जो सिक्योरिटी है, मतलब ये जो डेटाबेस का जो व्यू प्रेजेंट किया हमने कि डेटाबेस का डिजाइन ऐसा होगा, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसा है। एक व्यू पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, दूसरा व्यू पॉइंट हम कहते हैं कि लेट्स से, अच्छा सिक्योरिटी के व्यू पॉइंट में तो हमें ठीक नजर आ रहा है, कोई मसला नहीं। ठीक है, जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल ली ना कि इस साइड से बिल्डिंग को देखा, ठीक है, दूसरे एंगल से देख रहे हैं तो कोई मसला नजर आ गया यार, यहाँ से तो लेट से कुछ भी कह लो कि दीवार सही है, ये मसला। यहाँ पे भी इसी तरह अब हम उसको लेट से डेटाबेस को स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि भाई ये कैसे, इसका जो स्कीमा डिजाइन है वो कैसे है। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस कैसे है। ठीक है, लेट से आपको पता है कि हम डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं नॉर्मलाइजेशन? कोई अननोन वो जो एनॉमलीज है, रिडंडेंसी वाले एरर्स, वो उसको स्किप करना। ठीक है, लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन से आपका जो डेटाबेस है वो थोड़ा कंसिस्टेंट क्लीन तो हो जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से सोचो तो थोड़ी सी उसकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है कि नहीं। डेटाबेस को अगर आप, जब हम नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है, और आप ये एज्यूम करो कि जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्यूरी जब हम चलाते हैं और वो जॉइंट्स जब लगाने, लेट से एक डेटा यहाँ से उठाओ, ठीक है, एक प्राइमरी की और उसकी प्राइमरी की बेस पे उसके साथ मैच करो, ज्वाइन करो और ये क्यूरी फेच करो। तो अब 2-3 टेबल से डेटा हमें उठाना हो और वो जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, लेट से आप कहो कि 1000 तो कम है, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो, तो थोड़ा स्लो होगा ना, डेफिनेटली स्लो होगा। तो कुछ है लाइक डेटा वेयर हाउस। ठीक है, डेटा वेयर हाउस में ये है कि जहाँ पे डेटा जो है फ्रीक्वेंटली अपडेट ना होता हो। ठीक है, कि बस एक डेटा पड़ा हुआ है, हम इससे कुछ इंफॉर्मेशन निकालेंगे और उसकी शर्त ये कि डेटा फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं हो रहा। तो वहां पे हम फिर नॉर्मलाइजेशन नहीं करते, वहां पे फिर हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते, सॉरी क्या बोले, बोलो यार, डीनॉर्मलाइजेशन। ठीक है, वापस उसी तरह जाते हैं। तो डीनॉर्मलाइजेशन मीन्स इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो वहां पे रिडंडेंसी तो आएगी, वो चीजें तो चलो ठीक है, लेकिन वहां पे क्या है, क्योंकि हमें पता है कि वो डेटा फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं हो रहा, तो बस जैसा है एज इट इज पड़ा हुआ है, हमने जस्ट उसको फैच करके कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो डीनॉर्मलाइजेशन भी कई जगह पे सूटेबल है अगर आपके पास डेटा साइज बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो हर चीज के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। तो अब आर्किटेक्चर को डिफरेंट व्यूज बनाओगे, हर व्यू को आप डिफरेंट व्यू पॉइंट से क्या करोगे, देखोगे। तो अब आप मुझे बताओ कि आर्किटेक्चर को इस तरह डिस्क्राइब करने से फायदा क्या हो रहा है। पहले उसको डिफरेंट व्यूज और फिर उसको उसको हर एक व्यू को व्यू पॉइंट से देखो, तो फायदा क्या नजर आ रहा है। स्मार्ट पार्ट की डिवाइड होती है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं तो चलो डिवाइड हो गया, ये एक फायदा नजर आ गया, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच वाला फायदा आपको नजर आ गया। अच्छा, और कोई ग्रुप बना रहे हैं सर, हर मसले से मतलब हाँ, ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं। क्वालिटी क्वालिटी लाने का एक तरीका है ना। ठीक है,
हम चाहते हैं कि हमारे आर्किटेक्चर में कुछ भी मिस ना हो, ठीक है, क्योंकि इसी आर्किटेक्चर की बेस पे सारा काम आगे चलेगा, ठीक है। तो हमारा मकसद ये है कि आर्किटेक्चर को हम अच्छे तरीके से एनालाइज करें, अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट करें और उसके डिफरेंट व्यूज बनाएं कि हर चीज उसमें आपको नजर आए, उसको डिफरेंट व्यू पॉइंट से क्या करें, एनालाइज करें, ठीक है। तो अभी डिफरेंट व्यू पॉइंट से एनालाइज करने का मकसद ही क्या है, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को उसमें इनकॉर्पोरेट करवाना। और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या है, दीज आर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, तो वही रिक्वायरमेंट्स की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो जो पहले से बैठे हैं, जो अभी आए हैं तो वो खैर है, वो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब आपने भी लेट्स से, अब मैं भी आपको दिखाता हूँ आर्किटेक्चर दिखाऊंगा ऊबर का, और फिर उसके डिफरेंट व्यूज तो मिले नहीं है मुझे, लेकिन हम अपनी तरफ से इसको देखेंगे इसकी व्यूज कैसे होने चाहिए, ठीक है। तो फिर आप लोगों को असाइनमेंट दे देंगे कि आप इसके डिफरेंट व्यूज बना लें, ठीक है। ना फिर क्यों सर पकड़ के बैठ गया। अच्छा, अ, अच्छा एक और बात आपके साथ वो करना कि आप ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इस पे ज़रा फोकस इसलिए भी करें, ठीक है, कि एक मिनट, इसको इसमें नहीं ऐड करते। अच्छा, फिर ये आपके पास जो एक व्यू मॉडल है, इन साहब ने दिया था, क्रचन ने, क्रचन है कि क्या जो भी, हाँ, ये पुराना व्यू मॉडल है, ठीक है। हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे कि आप इसी व्यू मॉडल को पकड़ के बैठ जाओ और कहो कि बस मैं यही व्यूज डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। उस वक्त के हिसाब से 1995 के हिसाब से देखो तो ठीक लगेगा, हाँ बस ठीक है, तब सॉफ्टवेयर कौन से इतने बड़े बड़े थे, हम कहते हैं ठीक है इतना बस चल जाएगा इन व्यू से। लेकिन अब आप जितने ज्यादा व्यूज करो कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने यूएमएल को माइंड में रखते हुए, यूएमएल को माइंड में रखते हुए हमें व्यूज दिए, व्यू मॉडल दिए, जिसे हम कहते हैं 4+1 व्यू मॉडल, ठीक है। जिसमें हमें ये 5 व्यूज है, एक सिनारियो या यूज केस व्यू, एक कहता है लॉजिकल व्यू, एक को उसका नाम दिया है डेवलपमेंट व्यू, एक को नाम दे रहा है प्रोसेस व्यू, एंड एक को नाम दे रहा है फिजिकल व्यू। हर व्यू में यूएमएल की कुछ डायग्राम्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी उस व्यू को बनाने में, ठीक है। लेकिन अगेन आई वुड से कि ये जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, पुरानी चीज़ है काफ़ी, 1995, ठीक है। तो सिर्फ इन्हीं व्यूज तक नहीं रहना, जितनी मर्जी दिल करे उतने ज़्यादा व्यूज आप बना सकते हो, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। फोर, अच्छा, अगेन सिर्फ यूएमएल की डायग्राम्स की यहाँ पे पिक्चर ऐड की कि आप उसकी हायरार्की को देख लो और दोबारा से मेमोराइज कर लो कि कौन कौन सी डायग्राम्स होती हैं, ठीक है। तो उसको हमने डिवाइड किया स्ट्रक्चर, दो कैटेगरी से पहले डिवाइड किया, स्ट्रक्चर डायग्राम एंड बिहेवियर डायग्राम। तो स्ट्रक्चर डायग्राम में हमारे पास कौन कौन सी डायग्राम जो हमने देखी है वो क्लास डायग्राम है, ठीक है। कंपोनेंट डायग्राम हमने नहीं देखी, अभी देख लेंगे। कंपोनेंट डायग्राम में कोई एज सच हट की चीज नहीं है, सिर्फ कंपोनेंट डायग्राम में देखो क्या होता है, ये एक यूं इस तरह से बॉक्स है, यहाँ पे इस तरह से एक निशान है, उसके अंदर ये 3 सी लाइन है, और बस उसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्या है, कंपोनेंट है। कंपोनेंट के अंदर क्या है वो हम नहीं बता रहे, जैसे कि बस ये कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट का एक इंटरफेस होता है, ठीक है। ये उसका इंटरफेस है, ठीक है। और यहाँ पे हम लेट से ऐसे बनाते हैं, जिसको इंटरफेस रिक्वायर्ड होता है तो वो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। लेट से ए इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है और बी जो है उसको क्या है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपोनेंट डायग्राम बनाते हैं, इट्स वेरी सिंपल। अब एक बार देख लेना, कोई इसमें वो नहीं है। फिर कुछ और डायग्राम्स हैं यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है। कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, ठीक है, दैट इज कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम। और डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ठीक है। डिप्लॉयमेंट डायग्राम कैसी होती है, ठीक है, ट्राई एक बार आप लोग कर लेना, बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता डिप्लॉयमेंट डायग्राम कैसे होती है। डिप्लॉयमेंट डायग्राम का मतलब ये है कि हम कहते हैं कि लेट से ये हमारा एक सर्वर है, ठीक है, एक मशीन है, ठीक है। और हम कहते हैं लेट से हमारे पास दो दो मशीन्स होंगी, कुछ कंपोनेंट्स इस मशीन पे चलेंगे, यहाँ पे डिप्लॉय होंगे, और कुछ कंपोनेंट्स हमारे पास इस मशीन में डिप्लॉय होंगे। तो ये आपकी दैट्स वेरी सिंपल, इट्स डिप्लॉयमेंट डायग्राम।
हाँ, ये आर्किटेक्चर, ये कंपोनेंट डायग्राम, ठीक है, पैकेज डायग्राम, तो ये आर्किटेक्चर डायग्राम है, ठीक है। ये एक हट की चीज़ है प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। ये प्रोफाइल डायग्राम कोई नहीं, ये प्रोफाइल हमें बनानी पड़ती है। मैं भी जैसे आपको इसका बता देता हूँ, अभी ये स्पेस की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोफाइल डायग्राम वो डायग्राम है कि यूएमएल में हमें हर तरह के कंस्ट्रेंट्स, हर तरह की चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है। मुझे क्लाउड को रिप्रेजेंट करना हो, फॉग कंप्यूटिंग या फॉग को रिप्रेजेंट करना हो, तो मेरे पास कोई डायग्राम नहीं है, क्लाउड को किससे रिप्रेजेंट करूँ? तो हम अपनी एनोटेशन जो है उसको खुद से बनाते हैं, ठीक है। जैसे क्लास लिखा हुआ है, यूज केस लिखा है, इस तरह हम अपनी खुद सी एनोटेशंस और डायग्राम्स को बना सकते हैं। तो हम एक नई डायग्राम लेट से बनाते हैं, तो उसे हम प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। और दूसरे एंड पे आपको पता है यूज केस, एक्टिविटी डायग्राम, और काफ़ी डायग्राम्स हम देख चुके हैं, कुछ नहीं देखी तो वो भी उसी तरह है, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लो। अच्छा, यहाँ पे वापस आते हैं, तो कहता है ये 5 व्यूज हैं, ठीक है, 4+1 व्यूज। और इन व्यूज में पहले इन व्यूज को देख लेते हैं कि इन व्यूज में हमें क्या कह रहा है। यूज केस व्यू में देखो बताने की कोई जरूरत नहीं है, वही पुरानी चीजें हैं। तो यूज केस व्यू में क्या है, क्या होगा यूज केस व्यू में? यूज केस को यूज करके हमने ये बताना है कि इस सिस्टम को या इस आर्किटेक्चर को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। इस आर्किटेक्चर के साथ हमारा इंटरेक्शन क्या होगा, यूजर का इंटरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट इंटरेक्शंस हम बताएंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये व्यू जो है आपके पास ऑलरेडी, जब आप एसआरएस लेट से आपने बना लिया, तो आपके पास ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो आ जाती है, यूज केस आपने बना लिए होते हैं। अब जब दोबारा आर्किटेक्चर आपने डिजाइन किया, ठीक है, तो वहीं से ये यूज केसेस देखो और उसी के हिसाब से देखो कि भाई ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पे कहाँ पे हमें कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो रही है, बस। तो इसको अलग से बनाने की, दोबारा बनाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, कुछ और व्यूज हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है। लॉजिकल या कंसेप्चुअल व्यू, इससे पहले ऐसा करते हैं कि इस व्यू को देख लेते हैं। डेवलपमेंट और मॉड्यूलर व्यू या मॉड्यूल व्यू, ठीक है। देखो, जब आप अपना आर्किटेक्चर डिस्क्राइब करते हो ना, ठीक है, और आर्किटेक्चर में आप क्या डिस्क्राइब करने से मतलब जब एक डायग्राम में, ठीक है, व्यूज की भी बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेट्स से ये आपने बनाया कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, ठीक है, कंपोनेंट 3, एंड आपने इसका इंटरेक्शन शो किया, ठीक है, कि ये कंपोनेंट ऐसे आप इसमें ऑर्गेनाइज है, ठीक है। तो ये आपका मॉड्यूलर व्यू या डेवलपमेंट व्यू ये आपका कवर हो गया कि नहीं? इस व्यू में ये कह रहा है कि आप अपने आर्किटेक्चर की डिफरेंट मॉड्यूल्स बताओगे, ठीक है। और उन मॉड्यूल्स को बताने के लिए आप ये डायग्राम यूज कर सकते हो, कंपोनेंट डायग्राम और पैकेज डायग्राम। तो कंपोनेंट डायग्राम मैंने अभी आपको बताया कि कंपोनेंट डायग्राम में इस तरह आपके पास कंपोनेंट्स होंगे और उसका इंटरेक्शन। तो आपने जब एक सिंगल पिक्चर में अपना आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब किया, तो ये व्यू तो ऑलरेडी कवर हो गया, ठीक है। डेवलपमेंट व्यू से इसलिए कहते हैं कि डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से हमें पता चल जाता है कि ये नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, इनको हमने डेवलप करना है, ठीक है। ये लेट्स से 10 मॉड्यूल्स हैं और इनको हमने डेवलप करना है। तो ये व्यू, मैंने आपको कहा कि ये जो व्यू है ना बहुत पुराना है, उस वक्त के हिसाब से ठीक था, लेकिन हम अभी जब मैं आपको उबर का आर्किटेक्चर बताऊंगा ना, तो उसको देखो कितना बड़ा आर्किटेक्चर है और उसके व्यूज कितने बनते हैं, वो आप लोग फिर अभी देखोगे, ठीक है। कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप अपने अंडरस्टैंडिंग से देखो कि आपको क्या उसमें समझ आती है। तो ये तो डेवलपमेंट व्यू हो गया, ठीक है। प्रोसेस व्यू, प्रोसेस व्यू भी अगर आप देखो, तो जब आप एसआरएस करोगे, ठीक है, तो आपने डेफिनेटली फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कैप्चर की, फिर आपने डिफरेंट आर्किटेक्चर के प्रोसेसेस, सॉरी रिक्वायरमेंट्स में आपने एक्टिविटी डायग्राम्स बनाई, डिफरेंट प्रोसेसेस को आप कैप्चर करोगे, ठीक है। जो आप सिस्टम बनाने जा रहे हो उसकी मेन एक्टिविटीज क्या है, ठीक है। तो ये प्रोसेस व्यू के लिए उन्होंने कहा कि आप एक्टिविटी डायग्राम बनाओ, ठीक है। एक्टिविटी डायग्राम से आप प्रोसेस को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो, एसआरएस से आप एसआरएस की तरफ वापस मूव करो, ठीक है। और वो जो आपने एनालिसिस किया और डिफरेंट प्रोसेसेस वो किए उसको देखो, और अब आप देखो कि वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपका आर्किटेक्चर है कि नहीं, ठीक है। तो अब वहां पे आपके जो, वहां से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं मिलेगी, काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मेरे सिस्टम में ये फंक्शनलिटीज, ये प्रोसेस होंगे। तो अब आप आर्किटेक्चर का जब व्यू बताओगे ना, ठीक है, तो उसमें अब जब आप प्रोसेसेस बताओगे तो आपके प्रोसेसेस कुछ इस तरीके से होने चाहिए जिसमें आप इन आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन बताओ, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कंपोनेंट 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4,
ठीक है, क्या इंटरेक्शन होगा। देखिए लेट्स से हम कहते हैं कि उबर की एग्जांपल, अभी उसको आर्किटेक्चर भी देखेंगे। उबर में ये है कि उसका प्रोसेस क्या है, उसके प्रोसेस ये है कि यूजर ने राइड बुक करनी है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, यूजर की राइड बुक करने के बाद क्या प्रोसेस होगा, उसको वो कैब असाइन करनी है, ये एक प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे होगा, इस प्रोसेस को करने के लिए आर्किटेक्चर के कुछ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे कि नहीं, होंगे कि नहीं। ठीक है, ऐप से रिक्वेस्ट हमने बुक की, वो रिक्वेस्ट गई जी लेट से सर्वर पे, उस पे भी उसने इस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या किया, उसने उस सर्वर के पास जो जो किसी कंपोनेंट के पास गई, सॉरी डेफिनेटली सर्वर पे ही होगा, उस कंपोनेंट का क्या काम था, डिस्पैच करना। तो उसने देखा कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे जिस लोकेशन से आई, उस लोकेशन के बाद उसने एक एल्गोरिथम चलाया कि हाँ भाई नियर बाय कौन सा, जिस लोकेशन पे है नियर बाय कौन सी कैब अवेलेबल है। ठीक है, तो वो करो। तो अब हम क्या बता रहे हैं, हम डिफरेंट प्रोसेसेस बता रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं। ठीक है, मेरा जिस बताने का मकसद ये है कि एसआरएस में हम प्रोसेसेस इस तरह से डिफाइन नहीं करते लाइक कंपोनेंट्स की, उसमें हम कहते हैं कि ये होगा। ठीक है, प्रोसेस उसके एक्टिविटी डायग्राम बनाएंगे कि भाई कस्टमर आएगा, राइड बुक करेगा, राइड बुक करने के बाद उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल, उसको कार मिल जाएगी, बस ये एक प्रोसेस है, डिटेल उसमें नहीं है। लेकिन अब जो प्रोसेस हम बताएंगे तो वो आर्किटेक्चर को माइंड में रखते हुए उस प्रोसेस को इनकारपोरेट करेंगे। बात समझ आ गई कि आर्किटेक्चर में ये प्रोसेस कैसे होगा। उस वक्त तो आर्किटेक्चर नहीं था ना, हमने बताया कि कस्टमर आएगा, ठीक है, उसने राइड बुक की, एक उसको कैब मिल गई, ये एक प्रोसेस है। उसके बाद हम कहेंगे जब डेस्टिनेशन में पहुंच गया तो पेमेंट वगैरह हो गई, लेट्स से दूसरा प्रोसेस। अब आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताना है कि इस प्रोसेस में कौन कौन से कंपोनेंट्स क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब उधर शायद फिर आप एक्टिविटी डायग्राम बनाओ या नॉर्मली जो सिंपल डेटा फ्लो कुछ भी बना लो डायग्राम, उसमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, आपको जिस जगह पे जो डायग्राम सुटेबल लगती है आप उसको बना सकते हो। ठीक है, अच्छा प्रोसेस व्यू तो हो गया। फिजिकल व्यू इट्स इट्स डिप्लॉयमेंट व्यू। ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है, हर व्यू कैप्चर कर लिया। आखिर में आपका काम ये है कि अब आपने बताना है कि ये कंपोनेंट्स किन मशीन्स पे चलेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ डिप्लॉय होंगे। ठीक है, लेट्स से क्लाउड पे भी है तो क्लाउड पे हमारे पास डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स है। एक वर्चुअल मशीन की क्या स्पेसिफिकेशन होगी, कौन सी सर्विस इस वर्चुअल मशीन में चलेगी, कौन सी सर्विस इस वर्चुअल मशीन में चलेगी। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट भी आपने बताना है कि आपके ये 20-25 कंपोनेंट्स हैं, कहाँ पे डिप्लॉय करोगे। लेट्स से कोई कंपोनेंट ऐसा है, ठीक है, जिसपे बहुत ज्यादा लोड है, तो हम चाहेंगे यार इसको एक सेपरेट सर्वर पर क्या करें, डिप्लॉय करें। बात समझ आ रही है। तो इस तरह से आपने फिर उसका डिप्लॉयमेंट व्यू बताना है। ठीक है, अभी मैं आपको आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। अच्छा, ये लॉजिकल व्यू और कंसेप्चुअल व्यू पे ना मैंने आपको कहा चूंकि ये मॉडल कब प्रपोज हुआ, 1995 में। 1995 में हमारे पास कौन से इतने बड़े सॉफ्टवेयर्स थे। 1995 पे फेसबुक था, हाँ जी, नहीं था। हाँ, वो बनाने वाला भी पैदा नहीं हुआ था, शायद हुआ हो 90s में, तो हुआ होगा, इतना भी यंग नहीं है। हाँ, वो सोच रहा होगा बनाने के लिए उस वक्त, वो उस वक्त बनाने के लिए सोच रहा होगा। उस वक्त हम स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो ये फर्क है हम लोगों मन में। अच्छा, हाँ, तो उस वक्त 1995 के हिसाब से इसने बड़े 3-4 व्यूज दिए उस वक्त के हिसाब से, ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से ये ठीक नहीं है। इस व्यू में इसने क्या बताया कि भाई आप क्या करो, क्लास डायग्राम और इन डायग्राम्स की उसने बात की। ठीक है, तो ये अब अगर आप देखो तो ये आर्किटेक्चर से हट के थोड़ा हमें डिटेल डिजाइन की तरफ वापस ला रहा है। ठीक है, तो आप स्ट्रिक्टली इन व्यूज को फॉलो नहीं करोगे। ठीक है, आप इन व्यूज को फॉलो करोगे, और मैंने अलग से तो लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी आर्किटेक्चर को जब समझते हैं उबर की, तो मैं आपको फिर बताता हूँ। ठीक है, तो ये है जी उबर की केस स्टडी, और इसका हम आर्किटेक्चर देखते हैं कि ऊपर का आर्किटेक्चर कैसा है। ठीक है, बहुत बड़ा आर्किटेक्चर है और बहुत बड़ा सिस्टम है और बहुत ज़्यादा इसमें काम होते हैं। ठीक है, तो ये आपको अभी तो आप तो इस तरह की आर्किटेक्चर लेट से आप वो करोगे, ठीक है, लेकिन अभी इसको बताने का मकसद ये है कि आपको बताने के आर्किटेक्चर बेसिकली होता कैसे। तो ये एक पिक्चर में
आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स और उनका इंटरेक्शन तो बता रहा है, ठीक है, लेकिन इस आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें बहुत सी और डिटेल्स क्या है चाहिए, ठीक है, बहुत सी डिटेल्स चाहिए। इस एक पिक्चर में हमें एक्चुअल एक बिग पिक्चर तो नजर आ रही है, लेकिन अगर हम इनसाइड डिटेल में जाए तो वो चीजें हमें शायद अभी इसमें नजर ना आए, ठीक है। अच्छा, इसको देखते हैं, ठीक है, इस आर्किटेक्चर को पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या ऐड किया है मैंने, ठीक है। तो ओपन में आप देखो, आपके पास दो मेन क्या है सर्विसेज है, ठीक है। अब ये सर्विस क्या होती है इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। जब हम आर्किटेक्चर स्टाइल्स पढ़ेंगे ना तो हमारे पास एक आर्किटेक्चर स्टाइल है सर्विस ओरिएंटेड और माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। ये लेटेस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल्स है माइक्रो सर्विस, इसके बाद अभी तक कोई स्टाइल नहीं आया। और ये उबर जो है ना, एक चीज अभी याद रखें, उबर जो आपका किस आर्किटेक्चर स्टाइल पे बना है वो है आपका माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। ये उबर जो है ना ये आपका इस स्टाइल पे बना है माइक्रो सर्विसेज। तो अभी हम माइक्रो सर्विसेज की डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि उसकी डिटेल आगे आनी है, ठीक है। जस्ट अभी आप याद रखो, जब हम माइक्रो सर्विसेज पढ़े तो आपको याद आ जाए कि हाँ उबर जो है, उबर है माइक्रो सर्विसेज पे, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन का जो अपना पूरा स्ट्रक्चर है वो माइक्रो सर्विसेज पे है, ठीक है। तो माइक्रो सर्विसेज अभी का सबसे लेटेस्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल है, ठीक है, माइक्रो सर्विसेज। और काफी इंडस्ट्री इसी आर्किटेक्चर की तरफ स्टाइल की तरफ शिफ्ट हो रही है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो इस स्टाइल पे बने, ठीक है। इस स्टाइल से फिर फायदे बहुत हैं। और इस स्टाइल को जो बूस्ट किया, ठीक है, तो वो आपके इसने कंटेनर्स ने, ठीक है, कंटेनर्स से हमें काफी फायदा होता है इस टाइप को। फिर हम देखेंगे कैसे फायदा होता है, क्या कंटेनर जिनका आप इसमें क्या लेंगे, ये बात की बात है। अच्छा, उबर में आपके पास दो सर्विसेज हैं, एक है सप्लाई सर्विस, एक है डिमांड सर्विस। मेन मेन उसको अगर आप देखो कि यूजर क्या करता है, वो डिमांड करता है, ठीक है, राइड बुक करता है, और उसकी डिमांड को क्या किया जाता है, फुलफिल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया सप्लाई सर्विसेज और डिमांड सर्विसेज। डिमांड सर्विसेज में मैंने एक रिक्वेस्ट की, ठीक है, उस रिक्वेस्ट की बेस पे मेरी जीपीएस लोकेशन भी वहाँ पे गई, ठीक है, और उसकी मेरी रिक्वेस्ट की बेस पे अब जो उबर का एक कंपोनेंट है या एक हाँ कंपोनेंट डिस्पैच ऑप्टिमाइजेशन या डिस्पैचर कह लो, अब जिस उसका काम क्या है कि मेरी इस डिमांड को पूरा करे, ठीक है। तो उसने बकायदा अपना डेटाबेस मैनेज किया होगा, डेटाबेस ऐसे मैनेज किया होगा कि जो वो जो कार है जो चल रही है, ठीक है, तो उसके पास भी वो आपके पास मोबाइल है, वो हर अब 5 सेकंड तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा, ये तो नेट पे ऐसे लिखा होता है, एक्चुअली वर्किंग हमें उसकी नहीं पता, मे बी 5 10 सेकंड 30 सेकंड बाद वो जो जीपीएस जो है वो अपनी लोकेशन सेंड करता है, और वो लोकेशन जाके आप एज्यूम करो कहीं पे डेटाबेस पे स्टोर होती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस टाइम पे कौन कौन सी कार कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो जब आप लोग वो करते हो, कोई रिक्वेस्ट करते हो, तो लेट्स से वो डेटाबेस से देख के, ठीक है, कि ये रिक्वेस्ट इस लोकेशन से आई, इस लोकेशन के नियर बाय कौन सी लोकेशन अवेलेबल है, तो वो आप देख लेते हैं कि भाई जिसने हमें वो रिक्वेस्ट की है तो उसको फिर वो कनेक्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली आपका ऑपरेशन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये ऐड किया है कि ये जो उबर वाले हैं ये गूगल की एक लाइब्रेरी है S2। आपको पता है कि गूगल मैप्स वगैरह सब गूगल मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो ये उसकी लाइब्रेरी यूज करते हैं, ठीक है। अभी उस डायग्राम पे वापस आते हैं, खैर। अच्छा, ये उसकी लाइब्रेरी यूज करते हैं, इसका काम ये है कि ये हर जो है ना एक लेट से किसी भी रीजन पे, मतलब ये जैसे आपको नजर आ रहा है इस मैप पे एक सर्कल लेट से ड्रा हुआ, ठीक है, और उसको एक सेल कह रहे हैं, उसको एक आईडी दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह आपके पास डिफरेंट मैप्स पे वो बनते हैं सर्कल्स, ठीक है। हर सर्कल को क्या कह रहे हैं, एक सेल कह रहे हैं। तो अब देखा जाता है कि अब उसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना है वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो उसमें ये है कि ये कहते हैं कि अब वो जो रिक्वेस्ट हमें आई, ठीक है, तो वो इनमें से किस सर्कल से आई, और इस सर्कल के अंदर फिर वो कैलकुलेशन करते हैं कि अच्छा इस सर्कल के अंदर नियर बाय कौन सी कैब्स जो है वो अवेलेबल है, तो उसको वो कर दिया जाए, ठीक है। तो अब ये एक्चुअली इसमें बहुत सी चीजें हैं, तो हमारा फोकस उस पर नहीं है, हमारा फोकस अब किस पर है, हम चाहते हैं कि हम इस आर्किटेक्चर को जरा देखें, और हम जस्ट आर्किटेक्चर का एक फील लेना चाह रहे हैं, ठीक है। ऊपर के आर्किटेक्चर को समझने के लिए हमें
बहुत सी नंबर वन माइक्रो सर्विसेज का पता हो, ठीक है, फिर इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या उसका पता हो, बिग डेटा एनालिटिक्स, कुछ नाम आपको नजर आ रहे होंगे, काफका वगैरह, तो बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। अब आप देखो कि हम इस आर्किटेक्चर में क्या हमें नजर आता है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके पास एक कार है, ठीक है, और कार के अंदर आपके पास क्या है, एक मोबाइल है, ठीक है। उस मोबाइल से आप क्या करते हैं, उस मोबाइल से लेट से आप, सॉरी ये कार उसकी है, कैब को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके अंदर मोबाइल, ठीक है। यहाँ से शुरू करना चाहिए यूजर से, ठीक है। हमारा जो यूजर है, ठीक है, उसने भी किसी मोबाइल से क्या की, डिमांड की, ठीक है। वो रिक्वेस्ट यहाँ पे जा रही है, कहाँ पे, WAF, ठीक है। ये WAF आपके पास क्या है, इसको भी अभी देखते हैं। और फिर उसके बाद आपके पास आगे आपको एक और चीज नजर आ रही है, LB, ठीक है, लोड बैलेंसर, ठीक है। और इसी तरह आपको यहाँ पे एक चीज और नजर आ रही है, बारी बारी इसको देखते हैं, जो कि है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक पूरा वो नजर आ रहा है, इसे हम कह रहे हैं, ये आपका एक पूरा है डिस्पैचर, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, WAF की जो बात की थी, विंडो एप्लीकेशन फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल किस लिए होती है, हाँ, सिक्योरिटी के पर्पज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर भी क्या कर रहे हैं, ये जितनी भी रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही हैं यूजर की, ठीक है, उसको एक फायरवॉल से गुजार रहे हैं। तो फायरवॉल हमारे पास क्या है, ये एक कंपोनेंट है, क्या है, ये एक हमारे पास एक कंपोनेंट है हमारे आर्किटेक्चर का, ठीक है, इनके आर्किटेक्चर। क्यों कर रहे हैं, फायरवॉल से क्यों गुजार रहे हैं, ठीक है। फायरवॉल से इसलिए गुजार रहे हैं, उस फायरवॉल पे कोई कुछ कंडीशन लगाई होगी, ठीक है। लेट से आप उबर की राइड बुक करते हो, फिर यूज नहीं करते, तो वो कुछ टाइम के लिए आपको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। करीम वगैरह जो यहाँ पे है, तो वो अगर आप बार बार लेट से राइड बुक करते हो, कैंसिल करते हो, राइड बुक करते हो, कैंसिल करते हो, तो वो आपको कुछ टाइम के लिए क्या करता है, लेट से 24 आवर्स से जो भी का क्राइटेरिया, आपको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। ब्लॉक करने का मतलब आप फिर कुछ टाइम के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये फायरवॉल ये देखती है कि ये रिक्वेस्ट जिस IP से या जिस एड्रेस से आ रही है, मोबाइल का मैक एड्रेस वगैरह, तो ये वो तो नहीं है जिसको हमने ब्लॉक किया, अगर किया है तो उसकी रिक्वेस्ट को क्या करती है, डिनाई करता है। तो अब ये कंपोनेंट आपका क्या कर रहा है, एक तो ये कर रहा है कि इन रिक्वेस्ट को देख रहा है, दूसरा आपको पता है ब्लॉक्स IP तो हो गया, बॉट्स किसे कहते हैं, रोबोट्स, ठीक है। तो रोबोट से यहाँ पे मतलब रोबोट एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि रोबोट मीन्स कि वो चलने वाला और कुछ करना, सॉफ्टवेयर को भी अब कह सकते हैं। तो ये आपने एक और सुना होगा, डॉस अटैक, क्या होता है, डिनाइल ऑफ डिनाइल ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। क्या होता है ये अटैक, बहुत सारे स्पैम रिक्वेस्ट हाँ, बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज दो और इतना ज्यादा उसको वो कर दो कि उसको लोड डालो तो सिस्टम क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो अब अक्सर देखो, हम अक्सर वेबसाइट्स पे छोटा सा एक स्टेप लेते हैं, कैप्चर जो लगाते हैं, ठीक है। कैप्चर क्यों लगाते हैं, इसीलिए कि लेट्स से वो फॉर्म है हमारा, उस पर कोई अटैक करे, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे, तो वो डिफरेंट रेंडमली कुछ भी जनरेट करके वो फॉर्म लेट से सबमिट करेगा रिक्वेस्ट है। लेकिन कैप्चा को करने के लिए उसको इतना इंटेलिजेंट वो बनाना पड़ेगा कि कैप्चा की वो टेढ़े पेढ़े वर्ड जो है उसको लिखे हुए देख सके। या कैप्चा कभी कभी वो जैसे हमारे फ्लेक्सिबल पिक्चर्स दिखाता है हमको, ठीक है, कि तो इस तरह की, ठीक है। तो ये एक उसका एक वो है, एक अप्रोच है इस चीज से बचने के लिए। तो यहाँ पे भी इन्होंने फायरवॉल लगाई, जो कि आपको डिनाइल ऑफ सर्विसेज और इन चीजों से बचाने के लिए। अच्छा, उसके बाद आगे एक और कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं, जो है LB मीन्स लोड बैलेंसर। अब देखो पूरे सिटी में, देखिए एक सिटी की हम बात कर रहे हैं, या पूरे उसमें देखो आप, तो डिफरेंट यूजर्स एट द सेम टाइम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट एक्सपेक्टेड है कि इन पे सर्वर पे काफी लोड होगा। अब डेफिनेटली उनका उबर का जो ये पूरा सिस्टम है, किसी एक सर्वर पर डिप्लाई नहीं होगा, कुछ उनकी आर्किटेक्चर कुछ अप्रोच तो होगी। तो अब ये लोड बैलेंसर ये करता है कि जो रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, उनको देखिए, और लोड बैलेंसर के पास ये इंफॉर्मेशन है कि इस वक्त मेरा कौन सा सर्वर ज्यादा बिजी है, कौन सा सर्वर कम बिजी है। तो लोड बैलेंसर कंपोनेंट का काम ये है, ठीक है, कि वो ये करे कि जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट उसके पास आ रही है, तो वो डिसाइड करे कि इन रिक्वेस्ट को
मुझे सर्वर ए को भेजना चाहिए या बी को, ठीक है। तो डेफिनेटली जो ज्यादा बिजी है उसको नहीं भेजेगा, जो कम बिजी है उसको भेजेगा, ठीक है। अगर ये लोड बैलेंसर ना हो तो अगर हम रेंडमली कुछ रिक्वेस्ट उसको भेजे कोई कोई एक अप्रोच होनी चाहिए कि दोनों सर्वर्स, वो ऐसा ना हो कि सारी रिक्वेस्ट एक सर्वर को चली जाए और दूसरा आइडियल है वो ऐसे ही बैठा है और ये वाला काम कर रहा है, तभी सिस्टम में चलना। तो इन चीजों को बैलेंस करने के लिए हमारे पास लोड बैलेंसर है। अच्छा, कुछ चीजें मैं अभी के लिए स्किप करूंगा, आगे चल के पढ़ेंगे क्योंकि इसमें डिटेल है। जैसे ये आपको HTTP रेस्ट एपीआई का सुना होगा, सुना है? तो बता भी तो क्या होती है। एंड पॉइंट्स बनाते हैं आप लोग, लेकिन ये रेस्ट एक वो है। रेस्ट भी एक आर्किटेक्चर स्टाइल है, रेस्ट भी हम देखेंगे, ठीक है, कि रेस्ट क्या चीज है और क्या है। तो इस पे भी कुछ चीजें हैं जो इसमें हम थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। अच्छा, ये काफका रेस्ट एपीआई, काफका क्या चीज है, ठीक है, अपाची काफका, ठीक है, ये इसको भी हम कहीं ना कहीं हमारे आर्किटेक्चर में इसका जिक्र भी आएगा, ठीक है। मतलब अभी जूम करो, ये कंपोनेंट है, ये भी कुछ कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ना, ये आपका एक, यूँ समझो कि आपका एक डिस्पैचर वो है, एल्गोरिथम है, डिस्पैचर का एक कंपोनेंट है जिसने आपके जो सिटी है उसको डिफरेंट रीजन्स में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और फिर जो रिक्वेस्ट आती है तो देखा जाता है कि किस रीजन के करीब है, जो भी मैंने आपको गूगल की वो सर्कल करके बताया, इस तरह से डिफरेंट रीजन्स बने हुए हैं, उसमें डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट वहां से फिर फिलफिल होती है कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है किस रीजन से आ रही है, ठीक है, और इस रीजन के करीब कौन सा उसको ये कर दिया जाए, ठीक है। इसी तरह देखो आपके पास यहाँ पे है डेटाबेस, ठीक है, सिर्फ लिखा हुआ है डेटाबेस, आपने बिग पिक्चर में सिर्फ ये बताया डेटाबेस, डेटाबेस की डिटेल्स नहीं बताई। डिटेल्स कहाँ बताएंगे, डिटेल्स कहाँ बताएंगे, जब आप इसका क्या करोगे, व्यू। अब देखो, ये आपको पूरे आर्किटेक्चर की एक बिग पिक्चर तो नजर आ रही है, डिफरेंट व्यूज नजर नहीं आ रहे, ठीक है। इसमें आपको पूरा सिस्टम समझ आ रहा है कि भाई ये हमारे कंपोनेंट्स होंगे इस आर्किटेक्चर में, ऐसे ऐसे काम लेट से हम कुछ बता रहे हैं। लेकिन अब हम कहें कि अच्छा डेटाबेस कैसा होगा, यहाँ पे तो RDBMS लिखा हुआ है, जरूरी तो नहीं हम उस पे नो एसक्यूएल पे चले जाए, मोंगोडीबी वगैरह पे, ठीक है। तो अब जब आप इसकी डिफरेंट व्यूज बनाओगे ना, तो लेट से हम एक व्यू बनाते हैं डेटाबेस व्यू, तो फिर उसमें इस डेटाबेस की सारी क्या होंगी, डिटेल्स होंगी, ठीक है। तो बात समझ आएगी कि हम डिफरेंट व्यूज क्यों बनाते हैं, इसी आर्किटेक्चर को मजीद फर्दर डिटेल से डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इस पूरे उसका नेटवर्क कैसा होगा, अभी यहाँ पे देख के हमें कोई खास वो पता नहीं चल रही, ठीक है। तो इसके लिए आप दूसरा व्यू बनाओगे इसका नेटवर्क। अब जरूरी नहीं कि सारे काम हम करें, ये टीम काम करती है, आपको सॉफ्टवेयर और इन चीज़ों का पता है, लेकिन आप नेटवर्क इतना अच्छा से शायद डिज़ाइन ना कर सको, तो हम डेफिनेटली नेटवर्क के बंदे का हेल्प लेंगे, ठीक है। आर्किटेक्चर काम करता है खुद से, लेकिन वो डेफिनेटली इतना बड़ा सिस्टम किसी एक बंदे ने डिज़ाइन नहीं किया, इट्स अ टीम, ठीक है, टीम ने मिलके काम किया है, तो वो फिर उसका व्यूज बनाए डेटाबेस के लिए शायद कोई दूसरा बंदा होगा। अच्छा, यहाँ पे और जैसे हडूप, इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर बिग डेटा को मैनेज करने के लिए उसका फ्रेमवर्क है हडूप, ठीक है, बहुत सी चीज़ें आ रही है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक है, कहीं भी मशीन लर्निंग। अच्छा, देखो डेटाबेस व्यू, नेटवर्क व्यू मैंने आपको बता दिया, प्रोसेस व्यू, डेटाबेस और नेटवर्क व्यू को आप डिफरेंट व्यू पॉइंट से देखोगे, ठीक है। नेटवर्क को किस व्यू पॉइंट से देखोगे, परफॉर्मेंस से, लेटेंसी कितनी है, थ्रूपुट कितना है, लेटेंसी हम जितनी कम से कम रखे, थ्रूपुट हम ज्यादा से ज्यादा रखे, जो आप लोगों ने नेटवर्क्स में पढ़ा है ना, नेटवर्क लेटेंसी और थ्रूपुट तो पता है ना, ठीक है। क्या होती है लेटेंसी, अब्दुल्ला हाफिज, डिले, ठीक है, लेटेंसी इज डिले के एक हॉप से दूसरे हॉप तक जा रहा है या कुछ, तो कितना डिले आ रहा है, कुछ ऐसा करें डिले कम से कम हो, लेटेंसी कम होगी, थ्रूपुट ज्यादा होगा। इस तरह से हम डिफरेंट व्यू पॉइंट से देखेंगे डेटाबेस को भी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, वो ये है कि लेट से ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, जो आपको आई होप समझ आ गई, ठीक है, आर्किटेक्चर की समझ भी आएगी, आर्किटेक्चर कैसे होगा। अब देखो, एक बड़े लार्ज स्केल सिस्टम में आर्किटेक्चर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, और फिर हमने इसके डिफरेंट व्यूज डिस्क्राइब करने हैं। तो अब अगर प्रोसेस व्यू, हम लेट से प्रोसेस व्यू की हम बात करें, ठीक है, तो प्रोसेस व्यू में हम क्या बताएंगे, पहले तो ये बताओ हाउ इट इज वर्किंग, ठीक है, वो यहां पे भी नजर आ गया। अच्छा, अब प्रोसेस व्यू के व्यू पॉइंट्स क्या होंगे, प्रोसेस व्यू के व्यू पॉइंट्स क्या होंगे, डिस्क्राइब करना, ठीक है, ये तो वो तो व्यू में हम कर देंगे ना,
व्यू में मजीद डिटेल से डिफरेंट प्रोसेसेस को देख लिया, उसका एनालाइज कर लिया। व्यू पॉइंट क्या होगा? ये हो सकता है कि लाइक उन प्रोसेस को हम क्रिटिकल वे में देखना है हमने। हाँ जैसे कि माशाल्लाह, आज आप ही का इंतजार हो रहा था आप दोनों का। अच्छा, प्रोसेस को हम देखो डिफरेंट प्रोसेस है ना, हम उसको डिफरेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के पर्सपेक्टिव से देख लिया। फिर हम यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक है। अब हम प्रोसेसेस में ये देखेंगे कहीं पे कुछ फ्रॉड होने का चांस है, कहीं पे कुछ सिक्योरिटी ब्रीच है। लेट्स से मैं प्रोसेस में आपको एग्जांपल देता हूँ कि इसमें उबर करीम वगैरह में ऐसा होता है कि वो जो कैप्टन जिसे कहते हैं, ठीक है, उसको उसको वो मिलती है डेली की बेसिस पे कि अगर आपने इतनी राइड्स की, ठीक है, तो बोनस मिलेगा। ऐसा ही है ना। लेट्स से 12 राइड्स पे बोनस है, ठीक है। आज उसको राइड नहीं मिली तो वो क्या करता है, वो फेक राइड्स भी कर सकता है कि नहीं, ठीक है। दोस्त कहेगा आपको यार राइड बुक करो और ऐसे चक्कर लगा के आ जाएगा, हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो कोई ऐसी एक्टिविटीज के इन प्रोसेसेस में कहां कहां फ्रॉड होने का खर्चा है, ठीक है। उस फ्रॉड के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो देखो प्रोसेस को हमने एक किससे देखा, एक व्यू पॉइंट से देखा। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये एक अच्छी एग्जांपल आपको मैंने ऊपर की केस में भी दे दी, ठीक है। तो अब ये लेट से इसको देख के ये चीज माइंड में है कि भाई ये एक व्यू पॉइंट। तो अब आपको का मकसद ये है कि आप जब आर्किटेक्चर के व्यूज बनाओ ना, उसके बाद अब आप अपने ही काम पे क्रिटिकल हो जाओ, ठीक है। तो जब तक क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करोगे तो आपका सिस्टम अच्छा नहीं बनेगा। क्रिटिकल जो है, अच्छा अगर ये हो जाए तो क्या करेंगे, ये हो जाए तो क्या करेंगे, इस तरह आपने डिफरेंट उनको देखना है, हर व्यू को डिफरेंट व्यू पॉइंट से देखना है। जितना क्रिटिकल वे में आप लोग सोचोगे, ठीक है, उसी तरह आपके सिस्टम में क्या आएगी, क्वालिटी आएगी। तो इसलिए कहा गया कि आर्किटेक्चर को इस तरह डिफरेंट व्यूज से डिस्क्राइब करें और फिर उसको डिफरेंट व्यू पॉइंट से। तो इसमें काफी चीजें आपको अभी शायद कि समझना है, लेकिन ये रेस्ट क्या है, काफका क्या है, ठीक है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या है, ये सब चीजें आपको आगे चल के समझ आ जाएंगी, ठीक है। अभी इतनी बड़ी दुनिया है ना इसकी, ठीक है, कि इसमें हम हर चीज आपको थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाए ना कि ये चीजें हैं और कैसे काम कर रही है, फिर आगे आप इसको फिर एक्सप्लोर कर सकते हो। लेट्स से मैं आपको रेस्ट आर्किटेक्चर समझा दूं, माइक्रो सर्विसेज समझा दूं, ठीक है, ये इवेंट ड्रिवन जो समझा दूं, तो ये चीजें मैं आपको समझा दूं, फिर आप इसको इन फ्यूचर डेवलप कर सकते हो, ठीक है। नॉलेज एक बार समझ आए कि ये होता क्या है, फिर उसको सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर चीज के आपको हजारों वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो माइक्रो सर्विस ऐसी चीज है कि वो हम जब डॉकर्स करेंगे तो वो कंसेप्ट आपका वहां पे क्लियर हो जाएगा कि भाई माइक्रो सर्विसेज को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये था भाई आपका आज का लेक्चर, ठीक है। अब एनी क्वेश्चंस तो आप लोग पूछ सकते हैं। सब कुछ समझ आ गया।